नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम खबरदार में खबरों को जरा अपने लेंस से देख लेते हैं, यानी खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हमारी जो टॉप स्टोरी होने वाली है, जो लीड स्टोरी होने वाली है, वो अफगानिस्तान से होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में इकलौता न्यूज चैनल है आज तक हिंदुस्तान से जो नजर रखे हुए और देख रहे हैं कि वहां पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसका असर यहां पर सीधे तौर पर क्या पड़ेगा। आज अफगानिस्तान की प्रमुख सड़कों को काटने वाले तालिबानी प्लान को डिकोड करेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी देश में जब इस तरह का अंदरूनी युद्ध चल रहा होता है तो विरोधी पक्ष को बेअसर करने के लिए हमेशा सड़कों पर कब्जे की कोशिश की जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान भी सड़कों वाली सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है ताकि अफगान सरकार की शक्ति कम हो जाए। इसे लेकर जबरदस्त टकराव है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी आपको अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का रोड मैप दिखाने वाले हैं। उन्होंने काबुल कंधार हाईवे से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने कैसे सिर्फ एक तस्वीर से पाकिस्तान के 1971 वाले जख्मों पर बहुत सारा नमक रगड़ दिया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति के व्यंग्य से भरे इस आक्रामक रवैये के पीछे तालिबान और पाकिस्तान का गुप्त गठबंधन है, जिसके जरिए अफगानिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश हो रही है। इसे एक्सपोज करना जरूरी है। इसके बाद जासूसी कांड के नए चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। जासूसी कांड से विपक्ष की राजनीति को बूस्टर मिला है। जाहिर है संसद में फुल हंगामा चल रहा है। आज तो हालत ये हो गई कि टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट छीन लिया और उसे उपसभापति की तरफ लहराया। दूसरी तरफ सरकार जासूसी के इस पूरे मामले को फेक न्यूज बता रही है। जासूसी कांड पर सूचनाओं की धुंध के बीच हम आपको अब तक की सारी जरूरी अपडेट्स के साथ खबरदार करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के चिपलून से लेकर चीन के हेनान तक रिकॉर्ड तोड़ बरसात और विनाशकारी बाढ़ का विश्लेषण करेंगे। जरा सोचिए कि अगर 8 महीने की बारिश एक ही दिन में हो जाए तो उस इलाके के लोगों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होगा। चीन के हेनान प्रांत में ऐसा ही हुआ है। चीन के एक वेदर ब्यूरो ने कहा है कि 3 दिन की बारिश का स्तर ऐसा है जैसा 1000 साल में एक बार होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चिपलून शहर डूब गया है। अकोला में भी हजारों मकान डूब गए हैं। ऐसा अनुमान है कि इस आपदा के बीच कम से कम 2 लाख लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। आज इन सारी तस्वीरों का विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन खबरदार में सबसे पहले हम अफगानिस्तान की खबर से शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने कल आपको कंधार से लाइव रिपोर्टिंग दिखाई थी और आज वो काबुल कंधार हाईवे से ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्योंकि ये वही हाईवे है जहां पर तालिबान नियंत्रण के लिए समय समय पर हमला करते रहता है और अफगान की जो सेना है वो मजबूती से डटी हुई। जहां तालिबान कर रहा है अपना राज दोबारा से कायम करने की कोशिश, वहां के हालात आपको दिखा रहा है सिर्फ आज तक। हम इस वक्त कंधार हवाई अड्डे पर हैं और ये वही हवाई अड्डा है जिस पर दिसंबर 1999 में सबसे बड़ा दुनिया का विमान हुआ था। अफगानिस्तान की लाइफलाइन बने हाईवे पर जहां हर वक्त रहता है तालिबान के हमले का डर, वहां से निडर पत्रकारिता का चेहरा बना है सिर्फ आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना आमने सामने है। हर रोज हर जगह पर तालिबान और अफगान सेना के बीच गोलीबारी रोज का काम है। जहां एक तरफ छुप के तालिबान के लड़ाकू अफगान की सेना पर हमले बोलते हैं, वहीं पर अफगान की फौज जो है वो भी उनका मुकाबला कर रही है। अफगानिस्तान जहां से अमेरिका ने 20 साल बाद अपने कदम वापस खींच लिए, उस अफगानिस्तान में अब कदम कदम पर तालिबान के आतंकवादियों का खतरा है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करना है तो अफगानिस्तान के हाईवेज पर कब्जा करना होगा और अफगान फोर्सेस किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहती। काबुल से कंधार जाने वाले हाईवे पर आज तक की मुलाकात अफगान फोर्स की एक ऐसी ही टुकड़ी से हो गई जो इस हाईवे को तालिबान के कब्जे में जाने से रोकने के लिए तैनात है। यही पूछे सवाल इनसे कि जो इस्लामाबाद और काबुल के बीच में इस पर काफी बार हमले हुए हैं, तालिबान की तरफ से भी आईएसआई की तरफ से भी, आप यहाँ पर जो हैं गार्ड के लिए किस चीज की रक्षा के लिए हैं? आपका काम क्या है? دلته تاسو د لارې امنیت دپاره پروتست کنه تاسو باندې کله کله مثال طالبان خو ډز مری شوی کنه دې دپاره دا خالم دغه پښتنه کې وي ته جواب ورکړه
کیږي ولې نه کیږي زموږ باندې حتما کیږي دغه ساهونه کله بعضې وخت کې قطار وځي حتما په قطار باندې انداختونه کوي بعضې وخت هم داسې دغه ساهو ته راځي همدغه ساهونه انداخت کوي तालिबान और ISIS سی दाइश या तालिबान की तरफ से हमले दाइश होते? हमला कहिए तालिबान نه دا معلومه نه ده ګډوډ دي چې اوس کوم دي موږ क्या इनका क्या कहना है? दोनों करते बोलते हैं। करते यहाँ पर जी, करते हैं, इधर जी। पहाड़ के पीछे से आते हैं। पहाड़ से पीछे आते तो हमला करेगा फिर वो भगेगा, मुकाबला तो नहीं कर सकते। तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुज, तखर और बदख्शां प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान की फोर्स अभी नंगरहार, पक्तिया, पक्तिका, खोस्त और निमरोज प्रांतों में ईरान और पाकिस्तान से लगती बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमाए हुए है। दरअसल तालिबान की साजिश काबुल की सप्लाई लाइन काट देने की है। इसका सबूत काबुल से जलालाबाद जाते हुए रास्ते में आज तक ने रिकॉर्ड किया। जंग में सबसे बड़ी रणनीति किसी भी हाईवे को काबू करना होता है और वही रणनीति फिलहाल तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में देखी जा रही है। अधिकतर सड़कें या राजमार्ग जो हैं उन पर लगातार तालिबान की तरफ से कब्जे की कोशिशें हो रही है और कई जगहों पर वो सफल भी हुए हैं। खासतौर से जो कंधार हाईवे है, जो मेन सप्लाई लाइन मानी जाती है अफगानिस्तान के लिए, उस पर कई सारी जगहों पर तालिबान का कब्जा है। उस बीच अफगानिस्तान की फौज के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो जलालाबाद और काबुल के बीच दूसरी सप्लाई लाइन है, जो जितनी भी चीजें पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ जाती हैं, चाहे तेल हो, लोहा हो या खाने पीने की चीजें हो, इस सड़क का नियंत्रण उनके पास रहे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से और खासतौर से पिछले कुछ महीनों के दौरान इस हाईवे पर न सिर्फ तालिबान अफगान फौजों पर हमला कर रही है, बल्कि साथ ही साथ इस हाईवे पर ISIS की भी नजर है। दरअसल तालिबान को पता है कि अगर उसने राजधानी काबुल और अन्य सरकार नियंत्रित क्षेत्रों को जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी तो अफगानिस्तान में पैर पसारने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी रणनीति के तहत वो एक के बाद एक अफगानिस्तान के हाईवेज को निशाना बना रहा है, जिसका असर अब अफगानिस्तान में दिखना शुरू भी हो चुका है। अब अफगानी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन हाईवे को तालिबान से बचाना है, जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। अफगानिस्तान में अफगान सेना के लिए हर जगह और हर डगर पर चुनौती है। जहां भी तालिबान को मौका मिलता है वो अफगान सेना पर घात लगाकर हमले करता है और ये अब रोज की बात बन गई है, जहां पर अफगान सैनिक तालिबान पर जो है तालिबान की गोलीबारी का जवाब देना पड़ रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, अफगानिस्तान आज तक। यहाँ पर जहां पर अशरफ वानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यकीन मानिए कि इस तरह के वॉर जोन्स जहां पर आपको मालूम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि दो दुश्मन आमने सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि कहीं से भी कोई भी गोली, किसी भी तरह का हथियार आप पर बरस सकता है। लेकिन आज तक निडर पत्रकारिता का पर्याय है और खासकर अशरफ वानी जो कि POK से लेकर अफगानिस्तान तक इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने लाते रहते हैं और आज तक प्रतिबद्ध है इस तरह की रिपोर्ट्स आपके लिए लाते रहने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान और वहां की जो फोर्सेस हैं और साथ में तालिबान, सिर्फ इनके बीच जंग नहीं छिड़ी है, पाकिस्तान भी एक पार्टी इसमें हो जाता है, क्योंकि वो चाहे अनचाहे तालिबान को सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह मुकाबला दोनों के बीच चलता है। अब अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, उनकी तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया। दरअसल 50 साल पहले 1971 की सरेंडर की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिख दिया कि कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली, पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और पाकिस्तान पर तंज किया। हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, ना कभी होगी। और अगर सालेह इस तस्वीर की जगह पूरा वीडियो पोस्ट कर देते तो पाकिस्तान पर तंज की धार और तेज हो जाती। सालेह ने जो तस्वीर ट्वीट की उसकी पूरी पिक्चर है। तारीख थी 16 दिसंबर 1971, जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागज पर हस्ताक्षर किया था।
इस वीडियो में साथ बैठे दिख रहे हैं भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने अपने कंधे पर उठा लिया था और अपने झुके हुए कंधों के साथ पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान तब भी अपनी बेइज्जती पर वैसे ही पर्दा डाल रहा था जैसे आज तक डालता आ रहा है। It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it. तो सालेह ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ ताना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब है, जिसका तालिबान के साथ बहुत याराना लगता है। संकेत है उसको जो इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पाकिस्तान है बहुत ही बुरी, पूरी दुनिया में अगर कहा जाए सबसे बुरी हार उसको मिल चुकी है, जब उसके 93,000 जो सैनिक थे उनको साथ लेकर इनको सरेंडर करना पड़ा भारत के सामने। और अभी भी जो अफगानिस्तान में जो उनके नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो है बहुत ही जांबाज तरीके से अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, सॉवरेनिटी का, अपनी स्वतंत्रता का वो पूरी तरीके से उसको बचाए रखेंगे और तालिबान का सामना करेंगे। वैसे पाकिस्तान को ये तस्वीर देखकर शर्म तो बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो तालिबान के हिमायती बने पाकिस्तान को बेइज्जत करने की बाकायदा पूरी सीरीज चलाई हुई है। पाकिस्तान में अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल को अगवा कर पीटे जाने के बाद रविवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। इससे पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह पाकिस्तानी वायुसेना पर तालिबानी आतंकवादियों को सुरक्षा मुहैया कराने का आरोप लगा चुके हैं और पिछले सप्ताह ही मध्य और दक्षिण एशिया संपर्क सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इमरान खान के मुंह पर कह दिया था कि पाकिस्तान ने तालिबान से अपने संबंध नहीं तोड़े। अशरफ गनी ने सबूतों के आधार पर तालिबान से पाकिस्तान के रिश्तों पर खुलासा किया था, जिस पर इमरान खान को जवाब देते नहीं बना था। The influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. अफगानिस्तान अगर इतने यकीन के साथ दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान इतना मजबूत पाकिस्तान के दम पर हो रहा है, तो इसके सबूत खुद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। ये देख लीजिए सबूत जो अफगानिस्तान के आरोपों की सच्चाई की मुनादी कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर में तालिबान के झंडे लहराते हुए बाइक रैली निकल रही है और फिर इमरान खान सच्चाई को झूठ से छिपाने की कोशिश में जुटे हैं और तालिबान भी पाकिस्तान से अपने खुफिया ताल्लुक की पर्देदारी कर रहा है। दरअसल कहा जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जोर दे रही है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई से मदद ले रही है तालिबान? ये बोलता है ये बात गलत है। ये 20 साल से यही अफवाह है कि पाकिस्तान जो है ना तालिबान के साथ हेल्प कर रहा है। ये सारे झूठ है, सारे अफवाह है। हमारे साथ कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। हम लोग जहाज पे नाम से उतरे और हम जो भी करते, कोई मुल्क भी मेरे पीछे नहीं है। पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। उसे जहां भी आतंकवादियों का साथ देने का मौका मिलता है वो चूकता नहीं है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का पूरा फोकस इस वक्त एलओसी से अफगानिस्तान बॉर्डर पर शिफ्ट हो चुका है, जहां वो तालिबान को मजबूत करने के लिए तन मन और बचे खुचे धन से तो जुटा ही है, साथ ही अपनी बची खुची इज्जत भी दांव पर लगा चुका है। आज तक ब्यूरो।
कहते हैं एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है, और इसीलिए अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जो तस्वीर ट्वीट की है वो तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट रहा है इतिहास का, उसकी गवाह है। और इसीलिए ये चीज पाकिस्तान को इतनी ज्यादा चुभ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की जिस तरह से मदद करने में पाकिस्तान लगा रहता है, उसके लिए ये जरूरी भी है। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इमरान खान के सामने कहा था कि पाकिस्तान से तालिबान की सहायता के लिए 10,000 लड़ाके उनके देश में घुसे हैं। अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ISI लगातार अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के बनाए प्रतिष्ठान और संपत्तियों को निशाना बनाने के निर्देश दे रही है। पाकिस्तानी सेना और ISI आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ तालिबानी लड़ाकों को हथियार मुहैया करवा रही है। इससे पहले यह खुलासा भी हुआ था कि अफगानिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में तालिबान के घायल कमांडर्स का इलाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान और तालिबान की घनिष्ठ मित्रता के वो संकेत हैं जिनका जिक्र अफगानिस्तान विश्व मंच पर करता आया है। हद तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया पर खुलेआम अफगानिस्तान में भारत पर बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए तालिबान को उकसाया जा रहा है, जिसका एक ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। इंडिया की सिचुएशन देखें तो वो बड़ी एक समझने की कुछ एम्बिगुअस सी नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि कंधार में जो उनका कौंसल खाना था वहां से उन्होंने अपना सफारती अमला जो है वो वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब ये भी खबर है कि तैयारा भर के बड़ी खेप जो है वो असलहे की वहां पर पहुंचा दी है, और यकीनी तौर पर वो तालिबान की मदद के लिए नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद के लिए है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है? हिलाल साहब, तो अफगानिस्तान में क्या चाहता है इंडिया? इंडिया चाहता है कि तालिबान ना आए। इंडिया चाहता है कि गनी के गवर्नमेंट रहे, TTP रहे, दाइश रहे, हर वो ग्रुप रहे जो 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 तालिबान के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये इंडिया का ख्याल है, ये इंडिया चाहता है। मगर मैं हैरान हूं कि इन कंदाहार के कौंसलेट पे ऐसे माहौल में और अटैक्स तालिबान ने नहीं किया अभी तक। हालांकि वो तालिबान को पता होना चाहिए कि इंडियंस कर क्या रहे हैं, और जैसे आपने कहा अब फिर असला उन्होंने इस जहाज से भेजा है, वो जाहिर है तालिबान को तो नहीं देने के लिए ना, उनके दुश्मनों को देने के लिए। तो देखते हैं, मैं तो हैरान हूं कि तालिबान इतनी चुप है। अफगानिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो 27 जुलाई को हिंदुस्तान आने वाले हैं। वैसे भी भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती पुरानी रही है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देख लें तो भारत ने अफगानिस्तान को 7 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, जिनमें 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अलग अलग जो हमारे मिलिट्री संस्थान हैं वहां पर अफगानी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें IMA भी शामिल है। लिहाजा अफगानिस्तान को भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है। खबरदार के इस हिस्से में हम बात करते हैं उस जासूसी कांड की जिसे लेकर हिंदुस्तान में खूब हंगामा मचा हुआ है। आज हम आपको संसद की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब IT मंत्री के जवाब के समय TMC के जो सांसद थे उन्होंने उत्पात मचाया। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो विशेषाधिकार हनन भी ला सकते हैं। कांग्रेस जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इन सारी चीजों के बीच जो सरकार है उसकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये कोई जासूसी कांड नहीं है बल्कि केवल एक फेक न्यूज है। माना जाए संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट हो गई असर पा रहे हैं। Why are you spying on the opposition leaders? जासूसी पर हंगामा तो बरपा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज जो TMC के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। जुडिशियल इंक्वायरी हो, यही तो हमारा मांग है। ये तो सिर्फ टीप ऑफ द आइसबर्ग, कुछ नहीं देखा आपने। जब दिन एक के बाद एक घटना हमारे सामने उभर कर आते हैं, ये जासूसी की जो कार्रवाई किए जाते हैं, ये जासूसी तंत्र जो बनाया गया है,
ये आम लोगों के सामने उजागर होते जा रहे हैं। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से जासूसी के मामले पर सरकार बनाम विपक्ष के इस हंगामे में राज्यसभा में संसदीय परंपराओं की मर्यादा भी टूट गई। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना जवाब देने राज्यसभा में उठे ही थे कि टीएमसी के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? एक दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने तेवर का ट्रेलर दिखाया था। गुरुवार को उनकी पार्टी के सांसदों ने मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर और उपसभापति हरिवंश की ओर उछाल दिया। यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। अवसर पा रहे हैं। नौबत आई कि मंत्री वैष्णव अपना जवाब पढ़ भी नहीं पाए और उन्हें उसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। आरोप लग रहा है कि सदन में जब मिनिस्टर बयान दे रहे थे तो आप लोगों ने पेपर छीन लिया, उनका पेपर फाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है। आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में किया वो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर आग बबूला है और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सरकार के सभी मंत्री पहले दिन से ही पूरे मामले को देश के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। गुरुवार को इजरायली मीडिया में पेगासस जासूसी प्रोजेक्ट की अहम किरदार एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से एक दावे ने सरकार को कुछ देर के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में एमनेस्टी के हवाले से कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर लिस्ट की तरह कभी पेश नहीं किया। कुछ वर्ल्ड मीडिया ने ऐसा किया होगा। इस लिस्ट से इशारा मिलता है कि ये कंपनी के क्लाइंट्स के मतलब की है। हालांकि इस रिपोर्ट पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भी सफाई आ गई है, जिसमें कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के साथ मजबूती से खड़ा है और ये डेटा बिना संदेह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के संभावित टारगेट से ही संबंधित है। झूठी अफवाह पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए है। हालांकि एमनेस्टी जहां अपने दावे पर टिके रहने का दम भर रहा है, पेगासस जिस एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर है उसने अपने आधिकारिक बयानों में खुलासों की सच्चाई पर सवाल उठाया है और इसे ही आधार बनाकर सरकार विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनस है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करें, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। तो झूठ मूठ की लिस्ट जिन लोगों ने बनाई है उसके आधार पर जब आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो एमनेस्टी का बयान है, आपका आधार फॉरबिडन स्टोरी है, वही अपनी लिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये फैब्रिकेशन और ये कॉन्कॉक्शन के लिए आप जिम्मेवार है। फोर्जरी का केस तो आप पे बनता है और पेगासस की जो बनाने वाली कंपनी है वो एनएसओ आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकती है। सरकार देश के खिलाफ साजिश की दलील को अपने बचाव की ढाल बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की ठान चुकी है, इसे उसके प्लान से समझिए। गुरुवार को कांग्रेस ने राज्यों में राजभवन तक पैदल मार्च निकाला, नेता पुलिस से भिड़े, गिरफ्तारी दी। वैसे तो बीजेपी बार बार चुनौती दे रही है कि जिन्हें अपनी जासूसी का शक है वो एफआईआर करें, पुलिस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग पर दबाव बढ़ा चुकी है। Basically, I've been calling for a judicial inquiry, an independent judicial inquiry, rather than a JPC. I think a judge would have the capacity to summon witnesses from the government, would be able to get the phones forensically analyzed, would be able to take much more serious decisions than perhaps a parliamentary committee might be able to. इस बीच गुरुवार को पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने का आदेश देने की मांग रखी गई है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
आरोपों की बाढ़ के बाद अब हम आपको प्राकृतिक बाढ़ की खबर दिखाते हैं जो कि चीन के हेनान प्रांत से हमारे सामने आ रही है। सालों तक ये कहा गया कि अगर प्रकृति का दोहन होता रहा तो अचानक प्रकृति ऐसा रूप बदलती है जो इंसान के नियंत्रण में नहीं आ सकती है। अब पता नहीं ये उसका लेना देना है सीधे तौर पर या फिर वाकई प्रकृति का ऐसा विकराल रूप है जो किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा। लेकिन हेनान में 3 दिन में इतनी बारिश हो गई है जितनी औसतन चीन में 1 साल में हुआ करती है। चीन के हेनान प्रांत ने 3 दिनों में उतनी बारिश झेल ली, सिर्फ कुछ घंटों में बाढ़ का उतना पानी पी लिया जितनी बारिश साल भर में होती है। शनिवार 17 जुलाई से रविवार 20 जुलाई के बीच हेनान की राजधानी झेंगजू में 24.3 इंच पानी बरसा, जबकि सालाना कुल बारिश का औसत 25.2 इंच है। इस हालात के बाद झेंगजू के मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि ऐसी बारिश 1000 साल में कहीं एक बार होती है। झेंगजू समेत हेनान प्रांत के ज्यादातर हिस्सों में हर ओर बाढ़ की तबाही का मंजर, शहर के शहर समंदर बने नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला झेंगजू येलो रिवर के पास बसा है। यहाँ आई बाढ़ का सबसे विभत्स नजारा उस अंडरग्राउंड ट्रेन टनल का है जहाँ पानी भर जाने के बाद कई यात्रियों की मौत हुई, जबकि सैकड़ों को रेस्क्यू करना पड़ा। 3 दिनों की बाढ़ से चीन का औद्योगिक और ट्रांसपोर्ट हब झेंगजू पूरी तरह पानी की मार से लाचार है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हेनान प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 4.25 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। 2,05,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है और 1.22 बिलियन युआन यानी करीब 1400 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीरें पूरे हेनान प्रांत की तबाही का मंजर दिखा रही हैं। बारिश से उफनाई येलो रिवर सब कुछ अपने भीतर समा चुकी है। हेनान के शिनजियांग शहर में 7 जलाशयों में पानी उफनाने के बाद आसपास के गांवों में तबाही मची है। हेनान की इस बाढ़ को जलवायु परिवर्तन के असर की बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही पश्चिमी जर्मनी में भी बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया। नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले मौसम के मार की ये घटनाएं इंसान को अलर्ट करने के लिए काफी। आज तक ब्यूरो। चीन और जर्मनी से ही केवल बाढ़ की तबाही की तस्वीरें नहीं आई हैं, बल्कि हम आपको हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं, खासकर महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद लगातार बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, अकोला और कोल्हापुर में हालात बिगड़ गए हैं। सबसे ज्यादा भयानक हालात रत्नागिरी के चिपलून शहर के हैं। ये शहर लगभग 10 फीट पानी में डूबा हुआ है। अकेले चिपलून के डूबे बस स्टॉप की तस्वीरें हालात की गंभीरता को दिखा रही हैं। चिपलून के अलावा रत्नागिरी के खेड़ में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि रेस्क्यू टीमों को भी अपना काम करने में मुश्किल आ रही है। रत्नागिरी की सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। खेड़ और चिपलून के अलावा लांजा, राजापुर और संगमेश्वर कस्बों में पानी भर गया है। रत्नागिरी में भारी बारिश से कोंकण रेलवे की सेवा प्रभावित हुई है। रत्नागिरी जिले से होकर बहने वाली नदी में बाढ़ आने से अब तक लगभग 9 ट्रेनों के रास्ते बदले गए और रूट पर फंसी ट्रेनों में हजारों यात्री अब भी फंसे हुए हैं। अब हम आपको अकोला की भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद 3 से 4 घंटों में कुछ ऐसा हाल हो गया है पूरे इलाके का कि जितने भी इलाके हैं, नाले हैं, सब लबालब भरे हुए हैं। शहर के करीब 2000 घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 4 से 5 फीट तक पानी लोगों के घरों में घुस आया है। गनीमत यह है कि जानमाल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। अकोला के शहरी इलाकों के साथ साथ गांवों में भारी तबाही है। बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। फसलों के साथ साथ मवेशियों की जान गई है। कोल्हापुर में भी बाढ़ की नौबत है। बाढ़ हमारे देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। हर साल तबाही का एक नया एपिसोड लेकर आती है।
गौर करने की बात यह है कि भारत को बाढ़ से हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और 2018 में जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि भारत को बाढ़ से 95,736 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना की शुरुआत से पहले भारत का लक्ष्य था कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना जाए, लेकिन पहला लॉकडाउन और उसके बाद दूसरा लॉकडाउन इसे लेकर मुश्किल नजर आता है कि 2025 तक ये हो पाएगा। हालांकि सरकार का दावा अभी भी यही, हालांकि डीबीएस की तरफ से यह दावा किया गया है कि 2030 तक ही ऐसा मुमकिन हो पाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन पर ले जाने का सपना कोरोना के कहर से मुश्किल हो गया है। डीबीएस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2030 से पहले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता। डीबीएस के मुताबिक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृषि क्षेत्र से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लाने की जरूरत है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को किस रफ्तार से विकास करना होगा। इसका जवाब डीबीएस के मुताबिक भारत की जीडीपी के सालाना 7% की दर से बढ़ने से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि डीबीएस का यह अनुमान सामान्य हालात में भारत की 7% विकास दर को ध्यान में रखकर लगाया गया है, लेकिन अगर भारत इस दर से ज्यादा स्पीड से विकास दर हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर ये टारगेट डीबीएस के अनुमान से कहीं पहले हासिल किया जा सकता है। दरअसल जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स तेजी का अनुमान लगा रहे हैं, उसे देखकर 2030 से कहीं पहले भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो फिर हाउसिंग सेक्रेटरी दुर्ग शंकर मिश्रा का मानना है कि 2030 तक तो रियल एस्टेट सेक्टर का आकार ही बढ़कर $1 ट्रिलियन हो सकता है, जबकि प्री कोविड में रियल एस्टेट महज $200 अरब का था। वहीं इस सेक्टर में 2030 तक रोजगार भी 1 करोड़ बढ़कर 7 करोड़ होने की उम्मीद है। वहीं 2019 में रियल एस्टेट में 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। रियल एस्टेट पर इस भरोसे की वजह है कि इस सेक्टर में सीमेंट और स्टील समेत 270 उद्योग सीधे तौर पर निर्भर हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बढ़िया तरीके से चली है, जिसके अंदर कमर्शियल रियल एस्टेट को काफी हेल्प मिलेगी और वो वापस से लोग ऑफिस आएंगे और कमर्शियल रियल एस्टेट बढ़ेगी। दूसरा, पेंडेमिक के अंदर हर आदमी को ये समझ आ गई है कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। इसके कारण रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत तेजी है, खास करके वहां पर जहां पर घर तैयार हैं और जहां पर लोग रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ढूंढ रहे हैं। 2025 तक 13% कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में रियल एस्टेट का, which makes around $650 billion of the market size of real estate, and 2030 तक $1 trillion. So that is a very next level number which is we are saying, and it is happening just because कि affordable housing का एक boom है market में, because masses or common people want their first time homes. इसके साथ ही डीबीएस ने जिस तरह कृषि सेक्टर से लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाने का सुझाव दिया है, उससे भी रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने का भरोसा है। माना जा रहा है कि अगले 30 साल में शहरों में 88 करोड़ लोग रहेंगे, जो मौजूदा 46 करोड़ के मुकाबले बेहद बड़ा आंकड़ा है। ये माइग्रेशन ही रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में बड़ा रोल निभाने की वजह माना जा रहा है। आदित्य के राणा, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।